सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 5 डॉक्टर अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में। सम्मानित साथियों, हर भारतवासी, हर अम्बेडकरवादी इस बात को जानते हैं कि बाबा साहब ने जो गोलमेज सम्मेलन में बात रखी थी ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड के समक्ष। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की आज बात होगी और बात होगी पूर्ण अधिवेशन की, जो 20 नवंबर 1930 को बाबा साहब ने क्रांतिकारी भाषण दिया। मेरे साथियों, उस भाषण को हर अम्बेडकरवादी को अनिवार्य रूप से सुनना जरूर चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश बिना विलंब के। आज का अम्बेडकर संदेश बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से हम आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। और पेज नंबर हम आपको बता दें, क्योंकि आज शुरुआत हो रही है, पेज नंबर 3 से लेकर पेज नंबर 5 तक हम आपके समक्ष बाबा साहब का स्पीच रखेंगे। ये पूरा जो बाबा साहब का स्पीच है 20 नवंबर 1930 को जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब अपनी बात को रखते हैं, तो हम आपको बता दें इसको हम 2 भागों में रखेंगे। आज पहला भाग लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। सम्मानित साथियों, विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन की बात हूबहू बाबा साहब की हम आपके समक्ष रख रहे हैं। कोई फेरबदल नहीं, एक शब्द तक का फेरबदल यहाँ पे हम नहीं करेंगे। हूबहू बाबा साहब की बात हम आपके समक्ष रखेंगे और ये हूबहू रखी हुई बात बाबा साहब की जन जन तक पहुंचे, इसके लिए इस वीडियो को सुनने के बाद जरूर शेयर कीजिएगा साथियों। अब हम बिना विलंब के शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश। 20 नवंबर 1930, दलित वर्गों के लिए राजनीतिक सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोलते हैं, अपना स्पीच देते हुए कहते हैं, सभापति महोदय, मैं इस सभा में संवैधानिक सुधारों के प्रश्न पर उन दलित वर्गों का पक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं जिनका मुझे और मेरे सहयोगी राव बहादुर श्रीनिवासन को प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह ब्रिटिश भारत की 430 लाख जनता, यानी कि 4 करोड़ 30 लाख जनता अथवा 1/5 जनसंख्या का पक्ष है। दलित वर्ग स्वयं में ऐसे लोगों का समूह है जो मुसलमानों से भिन्न एवं अलग है। यद्यपि उन्हें हिंदू कहा जाता है, किंतु वे हिंदू जाति का किसी भी अर्थ में अविभाज्य अंग नहीं है। वे न केवल उनसे अलग रहते हैं, अपितु उन्हें जो दर्जा प्राप्त है वह भी भारत में अन्य जातियों के दर्जे से बिल्कुल भिन्न है। भारत में अनेक जातियां अत्यंत दयनीय एवं गुलामी की स्थिति में रह रही हैं, किंतु दलित वर्गों की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। अंतर केवल इतना है, कृषि कर्मियों और नौकरों के साथ अस्पृश्यता का बर्ताव नहीं किया जाता, जबकि दलित वर्ग अस्पृश्यता के अभिशाप का शिकार है। उससे भी खराब बात यह है कि अस्पृश्यता के कारण उन पर लादी गई गुलामी से न केवल सार्वजनिक जीवन में उनके साथ भेदभाव बढ़ता जाता है, बल्कि उन्हें समान अवसरों और मानवीय जीवन के लिए आवश्यक नागरिक अधिकारों से भी वंचित रखा जाता है। मुझे विश्वास है कि इतने बड़े वर्ग जिसकी जनसंख्या इंग्लैंड अथवा फ्रांस की जनसंख्या के बराबर है और जो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने के लिए भी सक्षम नहीं है, के दृष्टिकोण को हृदयंगम करने से ही राजनीतिक समस्या का सही समाधान संभव होगा। मैं चाहता हूं कि उस दृष्टिकोण से ये अधिवेशन प्रारंभ से ही अवगत हो जाए। मैं दलित वर्गों के पक्ष को यथासंभव संक्षेप में रखने का प्रयास करूंगा। भारत में नौकरशाह शासन प्रणाली को बदलकर एक ऐसी सरकार स्थापित की जाए जो जनता की हो, जनता द्वारा चलाई जाए और जनता के लिए हो। मेरे सम्मानित साथियों, भारत में लोकतांत्रिक सरकार की मांग करने वाला अगर कोई था तो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बस आगे कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि दलित वर्गों के इस पक्ष पर कुछ हलकों में लोगों को विस्मय होगा। दलित वर्ग और ब्रिटिश एक असाधारण बंधन में बंधे हुए हैं। दलित वर्गों ने अंग्रेजों का रूढ़िवादी हिंदुओं के सदियों पुराने जुल्मों और अत्याचारों से मुक्ति दिलाने वालों के रूप में स्वागत किया था। उन्होंने हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों के विरुद्ध युद्धों में लड़कर अंग्रेजों को भारत का यह विशाल साम्राज्य जीत कर दिया था, जिसके लिए उन्होंने दलित वर्गों के संरक्षक की भूमिका ग्रहण की थी। दोनों में इस प्रकार के घनिष्ठ संबंधों को दृष्टिगत रखते हुए भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति दलित वर्गों के विचारों में
इस प्रकार का परिवर्तन निसंदेह एक अत्यंत अद्भुत एवं महत्वपूर्ण घटना है। इस परिवर्तन के कारणों के जानने के लिए दूर नहीं जाना होगा। हमने ये निर्णय इसलिए नहीं लिया है कि हम बहुसंख्यक जाति के साथ अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुसंख्यकों और दलित वर्गों में कोई मधुर संबंध नहीं है। हमने ये निर्णय स्वतंत्र रूप से लिया है। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर हमने वर्तमान सरकार का मूल्यांकन किया है और देखा है कि इसमें एक अच्छी सरकार के आवश्यक आधारभूत तत्वों का भी अभाव है। जब हम अंग्रेजी शासन से पहले की अपनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से अपनी वर्तमान स्थिति की तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि आगे बढ़ने के बजाय हम वहीं के वहीं खड़े हैं। अंग्रेजी शासन से पहले अस्पृश्यों के अभिशाप के कारण हम घृणास्पद जीवन व्यतीत कर रहे थे। क्या अंग्रेजी शासन ने अस्पृश्यता को दूर करने के लिए कोई कदम उठाया है? अंग्रेजी शासन से पहले मंदिरों में हमारा प्रवेश वर्जित था। क्या अब हम मंदिरों में प्रवेश कर सकते हैं? अंग्रेजी शासन से पहले हमें पुलिस में नौकरी नहीं दी जाती थी। क्या अब हम पुलिस में जा सकते हैं? अंग्रेजी शासन से पहले हम सेना में भर्ती नहीं हो सकते थे। क्या सरकार ने हमारे लिए ये रास्ता खोल दिया है? इन प्रश्नों में से किसी प्रश्न का उत्तर हाँ में नहीं है। हम पर अंग्रेजी शासन का लंबे अरसे तक काफ़ी प्रभाव रहा है। उन्होंने हमारा जो भी भला किया हम उसे स्वीकार करते हैं, किंतु हमारी स्थिति में निश्चय ही कोई मूलभूत अंतर नहीं आया है। वस्तुतः जहाँ तक हमारा संबंध है, ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक व्यवस्थाओं को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया है और विश्वासपूर्वक उन्हें उस चीनी दर्जे की भांति सुरक्षित रखा है जिसे पुराने कोट के नमूने पर जब नया कोट सिलने दिया गया तो उसमें गर्भ से पैबंद, खौंच आदि सभी लगा दिए गए। अंग्रेजी शासन के 150 वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारी तकलीफें उन खुले घावों की तरह हैं जिन पर मरहम लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। मेरे साथी, यहाँ पर अंग्रेजी शासन की यानी कि ब्रिटिशकालीन शासन की यहाँ बखिया उधेड़ कर बाबा साहब ने रख दी है। बाबा साहब ने यहाँ पर कई बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट करते हुए गोलमेज सम्मेलन में इस बात को कहा है कि अंग्रेजों के आने से पहले जो हमारी स्थिति थी वैसी ही स्थिति आज भी है। जबकि यहाँ के दलितों ने, यहाँ के मुसलमानों, सिखों और कई समुदायों के साथ युद्ध करके ये शासन अंग्रेजों के हाथों में सौंपा है और अंग्रेजों ने संरक्षक की भूमिका निभाने का वादा किया था। लेकिन आज ये इतना लंबे समय के बाद 150 वर्ष बीत जाने के बाद भी अंग्रेजों ने हमारे लिए क्या किया? अपने वादे को न सिर्फ उन्होंने तोड़ा है बल्कि विश्वासघात किया है, विश्वास को खोया है। आगे बाबा साहब क्या कहते हैं आप सुन लीजिए मेरे साथियों। बाबा साहब कहते हैं कि हमारा आरोप ये नहीं है कि अंग्रेजी शासन ने हमारी उपेक्षा की है अथवा उनकी हमारे प्रति सहानुभूति नहीं है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वह हमारी समस्याओं का समाधान कर ही नहीं सकते। अंग्रेज हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते मेरे साथियों। ये बात बाबा साहब स्पष्ट तौर पर कहते हैं। बाबा साहब ने कहा कि यदि उन्होंने हमारी उपेक्षा की होती तो बात इतनी गंभीर नहीं थी और इसके कारण हमारे विचारों में इतना गंभीर परिवर्तन नहीं आता। इस स्थिति का गहन विश्लेषण कर हम ये जान गए हैं कि ये केवल उपेक्षा का मामला नहीं है बल्कि इस कार्य को करने के लिए उनमें बिल्कुल भी काबिलियत नहीं है। कितनी बड़ी बात यहाँ बाबा साहब ने अंग्रेजों के घर में, लंदन में और अंग्रेजों के मुंह पर ये बात कह दी कि अंग्रेजों की काबिलियत नहीं है कि वो हमारी समस्या को दूर कर सके। ऐसी बात कोई साहसिक व्यक्ति ही कर सकता मेरे साथियों। अपने घर में तो कोई भी कुछ भी कह सकता, लेकिन किसी के घर में जाकर और इतनी बुलंद आवाज में साहसिक बात कहना हंसी खेल का काम नहीं मेरे साथियों। साहसिक कार्य है जो बाबा साहब ने यहाँ कर दिखाया मेरे साथियों। बाबा साहब ने आगे जो कहा वो जानना बहुत जरूरी है। बाबा साहब कहते हैं कि दलित वर्गों ने देखा है कि भारत में अंग्रेजी सरकार के सामने दो बड़ी गंभीर सीमाएं हैं। आखिर वो दो गंभीर सीमाएं क्या है अंग्रेजों के सामने जिसकी वजह से वो दलितों की समस्या को हल नहीं कर पाए? तब बाबा साहब कहते हैं कि दलित वर्गों की तरफ से पहली आंतरिक सीमा है जो सत्तारूढ़ लोगों के चरित्र, उद्देश्य और हितों के द्वारा पैदा हुई है।
बात यह नहीं है कि ऐसा करना उनके चरित्र, उद्देश्य और हितों के विरुद्ध है। बाहरी विरोध के भय से ही वह हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं। भारत सरकार उन सामाजिक बुराइयों को दूर करने की आवश्यकता को समझती है जो भारतीय समाज को घुन की तरह खाए जा रही है, जिनके कारण दलित वर्ग अनेक वर्षों से अभिशप्त जीवन जीने को विवश है। भारत सरकार जानती है कि जमींदार जनता का खून चूस रहे हैं और पूंजीपति कामगारों को जीवन यापन के लिए उचित मजदूरी नहीं दे रहे हैं तथा उनके लिए काम की बेहतर स्थिति भी पैदा नहीं करते हैं। बड़े दुख की बात है कि सरकार ने इन बुराइयों को दूर करने का साहस नहीं दिखाया। इसका कारण क्या है? क्या इन बुराइयों को दूर करने के लिए उसके पास कानूनी शक्ति का अभाव है? नहीं, ये बात नहीं है। इसका कारण यह है कि उसे भय है कि वर्तमान सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन करने से उसका विरोध होगा। ऐसी सरकार जनता के लिए किस काम की है? इन दो सीमाओं के पाटों में फंसी सरकार दलित वर्गों की स्थिति में सुधार करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं कर सकती। हमें ऐसी सरकार चाहिए जिसमें सत्ता में बैठे व्यक्ति देश के हित में अविभाजित राज्य निष्ठा प्रदान करेंगे। हमें ऐसी सरकार चाहिए जिसमें सत्ता में बैठे व्यक्ति इस बात को समझते हो कि कब सरकार की आज्ञाकारिता समाप्त हो जाती है और प्रतिरोध आरंभ हो जाता है। फिर वे न्याय और समय की आवश्यकताओं को देखते हुए सामाजिक और आर्थिक जीवन की आचार संहिताओं में परिवर्तन करने में नहीं हिचकिचाएं। अंग्रेजी सरकार ये भूमिका कभी नहीं निभा सकेगी। ये कार्य केवल वही सरकार कर सकती है जो जनता की सरकार हो, जनता के लिए हो और जनता द्वारा चुनी गई सरकार हो। मेरे साथियों, यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार की डिमांड करने वाले बाबा साहब यहाँ पर प्रथम व्यक्ति थे। दलित वर्गों की ओर से उठाए गए कुछ प्रश्न हैं। बाबा साहब कहते हैं उनकी दृष्टि में उन प्रश्नों के ये उत्तर हैं। इसलिए दलित वर्ग इस अनिवार्य निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भारत की नौकरशाह सरकार सदाशय के बावजूद हमारी तकलीफों को दूर करने के लिए किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं ला सकती। हम महसूस करते हैं कि हमारे अतिरिक्त हमारे दुख दर्द को कोई भी दूर नहीं कर सकता और जब तक राजनीतिक शक्ति हमारे हाथों में नहीं आ जाती हम भी उसे दूर नहीं कर सकते। जब तक अंग्रेजी सरकार बनी रहेगी तब तक इस राजनीतिक सत्ता का अंश मात्र भी हमें मिलने वाला नहीं है। स्वराज के अंतर्गत ही हमें राजनीतिक सत्ता में साझेदारी का कोई अवसर मिल सकता है। राजनीतिक सत्ता के बिना हमारे लोगों का उद्धार संभव नहीं है। मेरे साथियों, राजनीतिक सत्ता बाबा साहब ने दलितों के लिए मांग ली है। ये बहुत बड़ी डिमांड बाबा साहब ने यहाँ पे कर ली। मेरे साथियों, स्वराज की मांग बाबा साहब ने की है। जब लोग अभी प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद ही बाबा साहब का भारत के अंदर मीडिया के लोग, हिंदूवादी लोग, कांग्रेस के लोग जब बाबा साहब का विश्लेषण करते हैं मेरे साथियों, बाबा साहब को देशद्रोही घोषित कर देते हैं। जबकि लंदन में जाकर बाबा साहब ने कहा कि स्वराज के जरिए ही दलितों को यहाँ पर अधिकार मिल सकते हैं, दलित अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, अपने सम्मान की रक्षा कर सकते हैं। तो मेरे साथियों, यहाँ पर स्वराज की मांग बाबा साहब कर रहे हैं। और आप देखिए, बाबा साहब एक नहीं बल्कि दोहरी गुलामी से निजात चाहते हैं, अपने समाज को निजात दिलाना चाहते हैं। एक गुलामी अंग्रेजों की गुलामी, जो अंग्रेज देश को गुलाम बनाए बैठे हैं। दूसरी गुलामी जो दलितों को यहाँ पर यूं कहें कि हिंदू लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए। इन दोनों गुलामी की जंजीरों को बाबा साहब तोड़ना चाहते हैं राजनीतिक सत्ता के द्वारा। और राजनीतिक सत्ता की डिमांड यहाँ पर बाबा साहब ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में 20 नवंबर 1930 को कर दी। मेरे साथियों, अभी बाबा साहब का स्पीच यहाँ बाकी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबा अम्बेडकर संदेश ना हो, इसलिए आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहीं पे रोकेंगे। लेकिन कल के अम्बेडकर संदेश में कंप्लीट स्पीच बाबा साहब का हम रखेंगे, शेष भाग कंप्लीट हम आपके समक्ष रख देंगे। जुड़े रहिए अम्बेडकर संदेश के साथ, आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे कहने की जरूरत नहीं कि इस अम्बेडकर संदेश को आप जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करेंगे। आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न, दलित वर्ग की समस्या केवल वही सरकार कर सकती है। आगे का सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है। आखिर वो कौन सी सरकार कर सकती है दलित वर्गों की समस्या का सटीक समाधान? आज के अम्बेडकर संदेश को रोकने की दीजिए इजाजत। मिलेंगे नए अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। यूट्यूब
बताना आजाद। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में। प्रस्तुत करता मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।